आगे तेज फिर से अपने घर से भागने की कोशिश करता है कि तभी उधर से दारिन आ जाती है और कहती है, तुम्हारे भागने की आदत अभी तक नहीं गई है। 3 साल पहले भी तुम मुझे इसी तरह छोड़कर भाग गए थे और अब भी तुम यही कर रहे हो। तो तेज कहता है, भले ही 3 साल पहले मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था, लेकिन मैं तुम्हारे लिए वापस आया था। फिर तुमने क्या किया? तुमने चंद पैसों के लिए अपने आप को मेरे डैड के हवाले कर दिया और ये सब करने के बाद तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। मैंने तुम जैसी बेशरम लड़की अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखी। मैंने तुमसे कितना प्यार किया, लेकिन तुमने मुझे इसके बदले क्या दिया? बस धोखा। तो इस बात पर दारिन को गुस्सा आ जाता है और वो तेज को खींचकर एक थप्पड़ मारती है और कहती है, आज मेरी जो भी हालात है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। तुम्हारी वजह से आज मैं इस जहन्नुम में फंसी हुई हूँ। अगर 3 साल पहले तुमने उस पार्टी में मुझे ड्रिंक नहीं पिलाई होती तो मैं कभी भी तुम्हारी गाड़ी नहीं चलाती और ना ही मुझसे वो एक्सीडेंट होता। तुम्हें पता है, उस एक्सीडेंट के बाद मेरी पूरी दुनिया बदल गई। मुझसे मेरा काम छिन गया, मेरी लाइफ स्टाइल छिन गई, यहाँ तक कि मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से आज मैं ऐसे हालात में फंसी हुई हूँ जहाँ से मैं बाहर भी नहीं निकल सकती। तो तेज कहता है, मैं तुम्हें अपनी मर्जी से छोड़कर नहीं गया था, बल्कि डैड ने मुझे जबरदस्ती वहाँ भेजा था और वहाँ जाने के बाद भी मैं हर दिन तुम्हें याद करता था। जब मुझे तुम्हारे और डैड की शादी के बारे में पता चला था तब भी मैं यहाँ पर आया था और मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरे साथ चलो, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मेरे प्यार के ऊपर मेरे डैड का पैसा रखा और उन्हें चूज किया। इसलिए इन सब का ब्लेम मुझ पर तो बिल्कुल भी मत ठोको दारिन, क्योंकि तुम पैसों की चकाचौंध में इतनी खो गई थी कि तुम्हें मेरा प्यार ही नजर नहीं आ रहा था। तो दारिन कहती है, मैंने तुम्हारे डैड से अपनी मर्जी से शादी नहीं की थी, बल्कि उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। तो तेज कहता है, अगर ऐसी बात है दारिन तो थामो मेरा हाथ और चलो मेरे साथ। हम दोनों इन लोगों से दूर एक नई दुनिया बसाएंगे जहाँ पर हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। तो दारिन ये बात सुनकर खुश हो जाती है और वो तेज का हाथ थामने लगती है, लेकिन तभी तेज उसे कहता है कि इस घर से निकलने के बाद मेरे पास तुम्हें अपना प्यार देने के अलावा कुछ भी नहीं होगा। हम दोनों को बाहर बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। क्या तुम इन सबको हैंडल करने के लिए तैयार हो? तो दारिन जैसे ये बात सुनती है कि बाहर उसे गरीबों वाली लाइफ जीनी पड़ेगी तो वो अपना हाथ छीप लेती है। तो तेज ये सब देखकर समझ जाता है कि दारिन को अब ऐसो आराम की आदत हो गई है, अब वो कभी भी गरीबों वाली लाइफ तो बिल्कुल भी नहीं जीना चाहती। कि तभी उधर से थॉमस की एंट्री हो जाती है और थॉमस जब उन दोनों को एक साथ देखता है तो वो गुस्से से पगला जाता है और वो कहता है, तेज तुम्हें शर्म नहीं आती अपने ही डैड की वाइफ पर डोरे डालते हुए? तो इस बात पर तेज हंसने लगता है और कहता है, डैड मैं आपकी तरह नहीं हूँ। मैं आपकी तरह किसी और की चीज पर नजर नहीं डालता। वैसे भी आपको दूसरों की उतरन लेने की आदत होगी पर मुझे नहीं। लेकिन अगर दारिन मुझसे कहे कि वो यहाँ पर खुश नहीं है और वो यहाँ से जाना चाहती है तो मैं उसका साथ जरूर दूंगा। तो थॉमस जब ये बात सुनता है तो वो समझ जाता है कि इतना कुछ करने के बाद भी अभी भी तेज के दिल में दारिन को लेकर फीलिंग्स है, इसलिए वो तेज के दिल में दारिन के लिए और नफरत भरने के लिए उसके सामने ही दारिन को किस करने लगता है। तो तेज जब ये सब कुछ देखता है वो गुस्से से पगला जाता है और वो अपने डैड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर मंगू आ जाता है और वो तेज को रोकने लगता है। तो थॉमस ये सब देखकर भी नहीं रुकता, बल्कि वो जानबूझकर दारिन के करीब जाता है और उसे धमकी देता है कि अगर तुम अपनी माँ की भलाई चाहती हो तो चुपचाप यहाँ पर मुझे कोऑपरेट करो, वरना जो तुम मेरे पैसों पर इतना ऐश कर रही हो और अपनी माँ का इलाज करवा रही हो वो सब मैं बंद कर दूंगा। तो दारिन यहाँ पर थॉमस के डर से उसके साथ कोऑपरेट करने लगती है और उसे किस करने लगती है। तो तेज जब ये सब कुछ देखता है तो वो समझ जाता है कि अब दारिन उसकी पहले वाली दारिन नहीं रही जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता था, अब वो बदल गई है। तो तेज गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तो तेज के जाने के बाद थॉमस फिर से अपने असली रूप में आ जाता है और वो दारिन को धमकी देता है और कहता है, मेरे बेटे से दूर रहो। अगर मेरे बेटे से तुमने पेचअप करने की कोशिश की या उसके करीब जाने की कोशिश की तो उसके बाद मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा तुम सोच भी नहीं सकती। और थॉमस ये कहकर वहाँ से चला जाता है और बेचारी दारिन फूट फूट कर रोने लगती है। दूसरी तरफ तेज अपने रूम में जाता है और दारिन की सारी फोटो को कचरे के डब्बे में फेंक देता है, क्योंकि अब दारिन की हरकतों को देखकर अब उसके दिल में दारिन के लिए मोहब्बत नहीं बल्कि नफरत पैदा हो रही होती है। अगले दिन प्रिया को पता चलता है कि फेथ हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वो फेथ से मिलने के लिए जाती है और उन लोगों से पूछती है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया जो फेथ की ऐसी हालत हो गई। तो शर्मिली और नूरी उसे बताते हैं कि उस दिन पार्टी में जो भी हुआ उस वजह से मुकमनी ने फेथ पर केस कर दिया और यही सदमा फेथ बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिस वजह से उसने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन सही टाइम पर मैं इनके घर पहुंच गई जिस वजह से इनकी जान बच गई। तो प्रिया जब ये बात सुनती है तो उसे मुकमनी पर बहुत ही गुस्सा आता है कि वो इतने छोटे से मामले पर फेथ पर केस कैसे कर सकती है।
दूसरी तरफ मुकमनी राज से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाती है और वहां जाकर वो काम से रिलेटेड कुछ बात करती है और उसके बाद वो राज से रिक्वेस्ट करती है कि क्या तुम मेरी बेटी को ऑफिस के काम सिखा सकते हो, क्योंकि मेरी बेटी भी ऑफिस के काम सीखना चाहती है। तो राज यहाँ पर मुकमनी की बात को नहीं टाल पाता, क्योंकि मुकमनी बहुत ही पावरफुल इंसान होती है और अगर उसने उसकी बात काटी तो उसके लिए ही घाटे का सौदा होगा। इसलिए वो मुकमनी को कह देता है ठीक है, मैं जितना हो सके मैं इसे जरूर काम सिखाऊंगा। आगे मुकमनी सारा काम निपटाकर वहाँ से जा रही होती है तो योगी कहता है मीका और राज की जोड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है ना, अगर हम हमारी मीका के लिए राज को सिलेक्ट कर ले। तो मुकमनी कहती है मैं मीका पर कोई भी जबरदस्ती नहीं करना चाहती, अगर उसे राज पसंद है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि राज बहुत ही अच्छा लड़का है और उसके बिजनेस करने का तरीका भी अच्छा है। अगर मीका को वो पसंद आ जाता है तो मुझे उन दोनों के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि तभी उधर से प्रिया की एंट्री होती है और प्रिया यहाँ पर मुकमनी के सामने भीख मांगने लगती है कि वो ये केस वापस ले ले। तो मुकमनी जब प्रिया की ये सारी हरकतें देखती है तो उसे यहाँ पर उस पर डाउट होने लगता है कि ये लड़की इतनी आसानी से सबके सामने उससे माफी क्यों मांग रही है, पक्का यहाँ पर कोई ना कोई झोल जरूर है। तो वो नजरें घुमाकर इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नजर एक मोबाइल पर पड़ती है जो उन लोगों की सारी बातों को रिकॉर्ड कर रही होती है। तो मुकमनी समझ जाती है कि प्रिया ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है ताकि वो बाद में उन लोगों की वीडियो को पोस्ट करके उन्हें बदनाम कर सके। तो मुकमनी कहती है तुम्हें क्या लगा तुम हमारे साथ चालाकी करोगी और हमें कुछ पता भी नहीं चलेगा, तुम लोगों ने मेरी बेटी की पार्टी खराब की थी तो उसका हर्जाना तो तुम लोगों को भरना ही पड़ेगा। तो प्रिया कहती है हाँ मैं मानती हूँ कि हमारी वजह से आपकी बेटी की पार्टी खराब हुई थी, लेकिन आपकी बेटी भी कुछ कम नहीं थी और ऊपर से आप भी कुछ कम नहीं है। आपने 20 लाख का हर्जाना हम पर लगाया है, हम इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे, हम लोग गरीब लोग हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते। आप यहाँ पर अपनी पावर का फायदा उठाकर हम जैसे गरीब लोगों को नीचा दिखाना चाहती हैं, जो मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। और इसी बात को लेकर दोनों में बहस होने लगती है कि तभी उधर से मीका जाती है और वो भी प्रिया पर टूट पड़ती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम के साथ बदतमीजी करने की। और वो खींच कर उसे एक थप्पड़ भी मारती है और वो उसे फिर से थप्पड़ मारने ही वाली होती है कि तभी प्रिया खुद अपना गाल आगे कर देती है और कहती है मारना है मारो, मैं भी चाहती हूँ तुम लोग मुझे मारो ताकि पूरी दुनिया को पता चल सके कि तुम जैसे अमीर लोग दिल के कितने छोटे होते हैं। इधर राज जब प्रिया को देखता है तो वो उसे देखकर देखता ही रह जाता है जैसे वो प्रिया को पहले से ही जानता हो। आगे प्रिया अपना मुंह बंद रखने का नाम ही नहीं लेती तो योगी जबरदस्ती प्रिया को वहाँ से बाहर लेकर जाता है और कहता है तुम्हें लगता है कि तुम ये सब करके उन लोगों के सामने जीत जाओगी, उन लोगों के पास पावर है, पैसा है और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, तुम उन लोगों की पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो जो तुम उन लोगों से टक्कर लेने चली हो। तो प्रिया कहती है मैं उन लोगों से क्या ही सिकवा करूं जब मेरा खुद का बाप मुझे सबके सामने पहचाने से इनकार कर रहा है और अपनी बेटी की साइड लेने के बजाय अपनी बॉस की बेटी की साइड ले रहा है और सबके सामने मुझे थप्पड़ मार रहा है। डैड आपको इतने सालों में अपने बच्चों की याद नहीं आई, आप अपने बच्चों को ऐसे हालात में अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं। तो योगी कहता है बेटा मैं तुम्हें एक बात क्लियरली बता दूं, मैंने तुम लोगों को इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं तुम लोगों के बाप बनने लायक नहीं था, मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं तुम लोगों को पाल सकूं, इसलिए तुम लोग मुझे जितना चाहे बुरा भला कह सकते हो, मैं कोई बुरा नहीं मानूंगा क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक नंबर का घटिया और नालायक बाप हूँ। तो प्रिया कहती है जब आप अपने बच्चों से अपने सारे नाते तोड़ ही चुके हैं तो अपना लोन भी खुद तोड़िए जो आपने उस बुढ़े से लिया था, क्योंकि वो बुढ़ा बार बार हमें परेशान करता है। अगर आपने उनका लोन नहीं चुकाया तो मैं उस बुढ़े को आपके बारे में बता दूंगी, उसके बाद वो बुढ़ा आपके साथ क्या करेगा आप खुद सोच लीजिएगा। और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर राज भी उन लोगों की सारी बातें सुन लेता है और राज को पता चल जाता है कि योगी ही प्रिया का असली बाप है। इधर प्रिया अपने डैड को बुरा भला कहते हुए घर जा रही होती है कि तभी रास्ता में मीका और उसकी गैंग उस पर हमला कर देते हैं और उसे खूब मारते हैं और उसका वीडियो भी बनाने लगते हैं। इधर राज भी ये सब कुछ देख रहा होता है और वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो प्रिया की हेल्प करने के लिए निकल ही रहा होता है कि तभी उधर से तेज और उसके गैंग की एंट्री हो जाती है और यहाँ पर तेज अपनी गैंग के साथ मिलकर प्रिया को उन सारे गुंडों से बचा लेता है और मीका को डरा धमका कर वहाँ से भगा देता है और उसके बाद वो प्रिया को अपने साथ वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे तेज प्रिया को घर लेकर जाता है और उसके जख्मों पर दवाई लगाता है और उसे समझाता है कि उन लोगों से उलझना बहुत ही बड़ी बेवकूफी है, अगर तुम उन लोगों से उलझोगी तो वो लोग तुम्हें चींटियों की तरह मसल देंगे क्योंकि उनके पास पावर, पैसा, कनेक्शन है और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम्हें उन लोगों से दूर ही रहना चाहिए। तो प्रिया कहती है मैं कौन सा उन लोगों से उलझना चाहती थी, पर उन लोगों ने जो किया है उस वजह से बेचारा फेथ हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं उसे इस तरह मरते हुए तो नहीं देख सकती ना, वो इतना सारा पैसा कहाँ से लाएगा।
मुझे फेथ की टेंशन हो रही है। तो तेज कहता है जो भी हो, लेकिन वो लोग बहुत ही खतरनाक और पावरफुल लोग हैं, तुम लोग उन लोगों से नहीं जीत सकते। तो प्रिया कहती है इन सारी बातों को छोड़ो, तुम अपनी बात बताओ, तुम अचानक गायब कैसे हो गए थे। तो तेज यहाँ पर उसे पूरी स्टोरी बताता है। तो प्रिया कहती है मुझे पहले से ही पता था कि वो लोग तुम्हें किडनैप करके ले गए थे, वरना तुम ऐसे थोड़ी चले जाते। तो तेज कहता है वैसे तुम ये बताओ, तुमने हमारी दोस्ती की कीमत बस 1 लाख रुपए लगाई, तुम्हें इससे ज्यादा मांगना चाहिए था ना। तो प्रिया कहती है तुम सही कह रहे हो, मुझसे भूल हो गई, मुझे 4 से 5 लाख रुपए मांगने चाहिए थे। तो तेज कहता है तुम मेरी दोस्ती की कीमत इस तरह लगाओगी। तो प्रिया कहती है मजाक कर रही हूँ, एक बार मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और इस बार तुमने मेरी जान बचाई। तो चलो आज हम दोनों का हिसाब किताब पूरा हो गया, अब हम दोनों के बीच कोई भी कर्जा नहीं है, अब हम दोनों आराम से एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन सकते हैं। और यहाँ पर प्रिया तेज से फिर से दोस्ती करने लगती है। तो तेज ये सब देखकर हंसने लगता है और वो प्रिया को चेयरअप करने के लिए उसे टीज भी करने लगता है। अगले दिन प्रिया फेथ से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। तो उस हॉस्पिटल में वो उसी बुढ़े लॉन शार्क से टकरा जाती है जो पैसों के लिए उसके पीछे पड़ा होता है। तो वो बुढ़ा जैसे ही प्रिया को देखता है, उसे देखते ही उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। तो प्रिया भी उस बुढ़े को देखकर वहां से भागने लगती है, जिस चक्कर में उसका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। और जिस गाड़ी से उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि राज की होती है। तो प्रिया उस बुढ़े से बचने के लिए उस कार में बैठकर वहां से चली जाती है। तो उस कार में उसकी मुलाकात राज से होती है। तो वो कहती है तुम तेज के बड़े भाई हो ना। तो राज कहता है तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है। तो प्रिया कहती है मैंने उस दिन तुम्हें शादी में देखा था, इसलिए मुझे पता है। और वो ये कहकर ड्राइवर को साइड में गाड़ी रोकने को कहती है, पर राज उसे उतरने नहीं देता और कहता है चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। और यहाँ पर राज प्रिया को कहती है वो योगी तुम्हारा डैड है ना, और तुम्हारे डैड ने ही उस बुढ़े लोन शार्क से लोन लिया था जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। तो प्रिया कहती है तुम्हें मेरे बारे में बहुत कुछ पता है। तो राज कहता है मैंने तुम्हारे और तुम्हारे डैड की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए मुझे पता है। तो प्रिया कहती है तुम्हें मेरे बारे में जो भी पता हो अब मेरा पीछा छोड़ो और अपने घर जाओ। तो राज कहता है प्रिया तुमने मुझे अभी भी नहीं पहचाना। तो प्रिया कहती है तुम कौन हो, मैं तुम्हें क्यों पहचानूंगी। तो राज यहाँ पर प्रिया को कहने ही वाला होता है कि वो उसे कैसे जानता है कि तभी उधर से नूडी का नशेरी भाई प्रिया पर अटैक कर देता है, क्योंकि नूडी अपने नशेरी भाई से अपने पैसे बचाने के लिए वो अपने सारे पैसे प्रिया के पास जमा करती है। और ये बात नूडी के नशेरी भाई को पता होती है, इसलिए वो प्रिया के पीछे जाता है और उससे पैसे मांगता है। तो प्रिया जैसे उसे देखती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो राज का हाथ पकड़कर उसे वहां से लेकर भाग जाती है। दूसरी तरफ थॉमस इन्वेस्टर के साथ मीटिंग कर रहा होता है कि तभी उधर से तेज की एंट्री होती है और तेज अपने डैड से पूछता है कि ये क्या है, आप मुझे फिर से यूएस भेज रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगा। तो थॉमस कहता है तुम्हें जाना ही होगा और अभी यहाँ से जाओ, मैं अभी काम कर रहा हूँ। पर तेज वहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेता और अपने डैड को कहता है मैंने बहुत आपकी मनमानी सह ली, लेकिन अब मैं आपकी मनमानी बिल्कुल भी नहीं सहूंगा। मैं यूएस नहीं जाऊंगा बल्कि यही रहूंगा और वही करूंगा जो मेरा मन करेगा। और यहाँ पर तेज अपने डैड के सामने टिकट को फाड़ देता है और खुशी खुशी अपने डैड का मजाक बनाकर वहां से चला जाता है। तो थॉमस अपने बेटे के ऐसे करतूत को देखकर तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और अपने बंदों को कहता है कि तेज के पीछे जाओ और उसे पकड़ो। इधर दारिन अपनी मॉम से मिलने के लिए उनके घर जा रही होती है कि तभी उधर से तेज आ जाता है और चंगू मंगू से अपना पीछा छुड़ाने के लिए सीधा दारिन के कार में जाकर बैठ जाता है और दारिन को लेकर वहां से चला जाता है। आगे प्रिया और राज उस बंदे से अपने आप को बचाने के लिए भाग रहे होते हैं कि तभी वो लोग तेज और दारिन से टकरा जाते हैं। तो तेज जैसे ही प्रिया को राज के पास देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो प्रिया को कहता है प्रिया का हाथ छोड़ो, प्रिया मेरी दोस्त है। तो राज कहता है तुम इसे छोड़ो, ये मेरी है। और यहाँ पर ये दोनों ही प्रिया को लेकर लड़ने लगते हैं। तो प्रिया उन दोनों की लड़ाई को शांत करने के लिए कहती है ठीक है, तुम लोग चाहते हो ना कि मैं तुम लोगों के साथ चलूं, जो मुझे अच्छे पैसे देगा मैं उसी के साथ चलूंगी। तो वो लोग प्रिया की ऐसी बकवास सुनकर तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं कि तभी वो बंदा फिर से आ जाता है प्रिया पर हमला करने के लिए, लेकिन इस चक्कर में तेज को चोट लग जाती है। आगे वहाँ पर कुछ बंदे आ जाते हैं और उस लड़के को वहाँ से पकड़कर लेकर चले जाते हैं। इधर प्रिया जब तेज के हाथ पर इतने बड़े जख्म को देखती है तो उसे तेज की फिक्र होने लगती है। तो दारिन कहती है तुम लोग यहीं पर रुको, मैं अभी तेज के लिए दवाई लेकर आती हूँ। और दारिन तेज के लिए दवाई लेने जाने लगती है, लेकिन वो चल नहीं पाती क्योंकि उस लड़के की वजह से उसके पैर में मोच आ गई होती है। तो तेज यहाँ पर दारिन की फिक्र करने लगता है। तो प्रिया जब तेज को दारिन की इतनी फिक्र करते हुए देखती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दारिन ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया होता है और ये बंदा भी उसकी फिक्र कर रहा होता है। और इसी बात को लेकर प्रिया तेज पर गुस्सा कर रही होती है। तो दारिन कहती है तुम लोग बात करो, मैं अभी आती हूँ। और दारिन जाने लगती है पर वो चल नहीं पाती। तो तेज दारिन को इस तरह देखकर उसकी हेल्प करने लगता है
और इधर प्रिया राज से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन राज पहले ही वहाँ से जा चुका होता है। तो वो राज से बात करने के लिए उसके पीछे चली जाती है और तेज को दारिन के साथ छोड़ देती है, क्योंकि तेज को दारिन की कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही होती है। इधर तेज दारिन को अपने बंदे के साथ वहाँ से रवाना कर देता है और वो प्रिया से बात करने के लिए पीछे मुड़ता ही है, लेकिन प्रिया वहाँ पर नहीं होती। आगे राज वहाँ से जा रहा होता है कि तभी उधर से प्रिया आती है और राज से पूछती है कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे और तुम मुझे कैसे जानते हो। तो राज उसे वो रुमाल दिखाता है और उसे याद दिलाता है कि जब मेरा ग्रेजुएशन हो रहा था उस दिन मेरा मूड काफ़ी ऑफ था, क्योंकि मेरे डैड काम में बिजी होने की वजह से मेरे ग्रेजुएशन डे पर नहीं आ पाए और उसी दिन अचानक तुमने मुझे पानी में गिरा दिया था और उसके बाद तुमने ये रुमाल दिया था मुझे मेरा मुंह पोंछने के लिए। तुम्हें पता है ग्रेजुएशन के दिन मैं काफ़ी सैड था, लेकिन जब मैं तुमसे मिला और तुमसे बातें करी तो मेरा मूड पूरी तरह से ठीक हो गया, क्योंकि तुमने मुझे इनकरेज किया, सपोर्ट किया और मुझे अकेलापन महसूस होने नहीं दिया। तो प्रिया जब ये सारी बातें याद करती है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है और वो राज को कहती है, क्या तुम ये रुमाल वापस करने के लिए यहाँ तक आए हो? तो तेज कहता है, बिल्कुल भी नहीं, ये रुमाल तुमने मुझे दिया था तो मैं इसे वापस क्यों करूँगा। फिर प्रिया कहती है, कहीं तुम ड्राइक्लीन के पैसे लेने तो नहीं आए? तो राज कहता है, ओफो प्रिया तुम क्या बात कर रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस तुमसे मिलना चाहता था, क्योंकि जिस दिन मुझे किसी अपने की जरूरत थी उस दिन तुमने मेरा साथ दिया था, मैं बस तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था। और यहाँ पर राज प्रिया से उसका नंबर मांगता है तो प्रिया उसे बताती है कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया, मेरे पास फ़ोन ही नहीं है, तो मैं तुम्हें नंबर कैसे दूं। तो राज कहता है, फिर ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक नया फ़ोन लेकर आऊँगा, तब तुम मुझे अपना नंबर दे देना। और राज ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे राज का असिस्टेंट रोनी राज से पूछता है, बॉस आप उस लड़की के पीछे इसलिए है ना क्योंकि तेज उस लड़की को लेकर कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव है और उसके करीब है, इसलिए आप उससे जान पहचान बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो राज कहता है, मैं डैड नहीं हूँ जो अपने बेटे के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस कर लूँ, मैं तेज के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करने वाला नहीं। तो रोनी कहता है, इसका मतलब आप सच में प्रिया को पसंद करने लगे हैं। तो राज इस बात का कोई जवाब नहीं देता। आगे तेज और दारिन साथ में ही घर वापस आते हैं तो थॉमस जैसे ही उन दोनों को एक साथ देखता है तो वो सीधा अपने बेटे को खींचकर एक चमाटा मारता है और कहता है, तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म बची है या नहीं, तुम अपने ही डैड की बीवी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो। तो यहाँ पर दारिन तेज को समझाने की कोशिश करती है कि जैसा वो सोच रहा है वैसा उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ है, पर यहाँ पर थॉमस उसकी एक बात भी नहीं सुनता, उल्टा उसे भी बुरा भला कहने लगता है और अपने बेटे को भी। तो तेज को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो अपने डैड को पलट कर जवाब देने लगता है और कहता है, आप सही कह रहे हैं, हम दोनों सच में रंगरलियां मनाकर आए हैं, अब क्या करेंगे डैड, आपको तो सब कुछ पैसों से खरीदने की आदत है, तो मैंने भी यही किया। तो थॉमस जब ये बात सुनता है तो उसे अपने बेटे पर बहुत ही गुस्सा आता है और यहाँ पर दोनों बाप बेटे में जमकर लड़ाई होती है। तो थॉमस कहता है, मैंने जो भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया, और तुम्हें क्या लगता है कि पैसे पेड़ पर उगते हैं, उसे मेहनत से कमाना पड़ता है, अगर तुम्हारे पास पैसे ना होना तो कोई कुत्ता भी तुम्हें नहीं पूछता। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे बिना तुम्हारी कोई औकात है? मेरे बिना तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हें कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा। तो तेज कहता है, अगर आपको अपने पैसों पर इतना ही घमंड है तो मुझे खुला छोड़ दीजिए ना, मुझे अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने दीजिए ना, मेरे पर क्यों इतना बहुत व्यसन डाल रहे हैं, मुझे अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी है डैड, ना कि आपके तरीके से, इसलिए प्लीज मुझे फ्री कर दीजिए। तो थॉमस कहता है, ठीक है, तुम आज से आजाद हो, मैं भी देखता हूँ कि बिना पैसों के तुम कितने दिन बाहर टिक पाते हो। और थॉमस भी अपने बेटे को घर से बाहर निकाल देता है और तेज भी वहाँ से चुपचाप चला जाता है। आगे थॉमस की तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अपने बेटे के जाने का बहुत ही बुरा लग रहा होता है। तो राज अपने डैड को संभालने की कोशिश करता है, पर वो चाहकर भी अपने डैड का दर्द हल्का नहीं कर पाता, तो वो वहाँ से चला जाता है और बाहर जाकर तेज पर बहुत ही गुस्सा निकालता है, क्योंकि तेज की वजह से ही थॉमस इतना परेशान होता है और उसकी तबीयत भी खराब हो गई होती है। इधर तेज अपनी मॉम के पुराने स्कूल में मायूस होकर बैठा हुआ होता है कि तभी उधर से प्रिया आती है, क्योंकि चंगू मंगू ने प्रिया को बता दिया होता है जो भी तेज के घर पर हुआ होता है, इसलिए यहाँ पर प्रिया तेज को कंपनी देने के लिए आती है और उसका दुख दर्द भी बांटने के लिए आती है। तो तेज अपनी दिल की सारी भड़ास प्रिया के सामने निकालता है और कहता है, कोई भी डैड अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो प्रिया कहती है, जो होना था सो हो गया, अब तुम अपनी लाइफ अपने तरीके से जियो बिना किसी झंझट के। फिर तेज कहता है, मैं बातों ही बातों में भूल गया, वैसे ये बताओ कि राज तुम्हारे साथ क्या कर रहा था और तुम राज को कब से जानती हो। तो प्रिया कहती है, वैसे तुम बताओ तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ क्या कर रही थी और उसे तुम हमारी तरफ लेकर क्यों आए थे। तो तेज कहता है, मॉर्निंग में जब मेरी डैड से लड़ाई हुई थी तब मैं गुस्से से कार लेकर घर से बाहर चला गया था और उसी कार में दारिन थी, अब तुम बताओ तुम राज को कैसे जानती हो। तो प्रिया कहती है,
वो मुझ पर लाइन मार रहा है। तो तेज जैसे ये बात सुनता है तो वो प्रिया को कहता है वो और तुम पर लाइन, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो प्रिया कहती है ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? तो तेज कहता है दुनिया में तुम्हारे ऊपर कोई भी इंसान लाइन मार सकता है लेकिन मेरा भाई नहीं। मैं उसके नेचर से वाकिफ हूँ ना, उसे पता चल गया है कि तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो, इसलिए वो तुम्हारे करीब आ रहा है ताकि वो मुझसे बदला ले सके। मेरा भाई मुझसे बहुत ही नफरत करता है इसलिए वो ये सारी हरकतें कर रहा है। और यहाँ पर ये दोनों आपस में ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वो किलर फिर से आ जाता है और वो फिर से तेज पर हमला कर देता है। तो तेज यहाँ पर उस किलर का चेहरा देखने की कोशिश करता है और इस चक्कर में इन दोनों में जमकर मारपीट भी होती है, पर वो किलर तेज को उल्टा मारकर बेहोश कर देता है और पूरे स्कूल में आग लगा देता है ताकि तेज यहीं पर जलकर मर जाए। और वो ये सारा कारनामा करके वहाँ से दफा हो जाता है, लेकिन सही टाइम पर प्रिया आ जाती है और वो तेज को बेहोश देखकर वो तेज को उठाने की कोशिश करती है और उस गेट को भी खोलने की कोशिश करती है, पर उससे वो गेट नहीं खुलता। इधर तेज को भी होश आ जाता है और वो भी उस गेट को खोलने की कोशिश करता है, पर वो चाहकर भी नहीं कर पाता है और इसी चक्कर में वो जख्मी भी हो जाता है। आगे प्रिया तेज को हॉस्पिटल लेकर जाती है उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए। जब थॉमस को पता चलता है कि उसका बेटा हॉस्पिटल में है तो वो पागलों की तरह हॉस्पिटल जाता है और वहाँ जाकर जब वो एक बंदे की लाश देखता है तो उसे लगता है कि शायद उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो थॉमस जैसे ये सारी बातें सोचता है वो तो पूरी तरह से सदमे में ही चला जाता है, लेकिन जब वो उसका चेहरा देखता है तब उसके जान में जान आती है क्योंकि वो तेज नहीं बल्कि कोई और होता है। आगे थॉमस की नजर तेज पर पड़ती है और तेज सही सलामत रहता है। तो थॉमस जैसे ही अपने बेटे को सही सलामत देखता है तो वो सीधा जाकर अपने बेटे को गले लगा लेता है और राहत की सांस लेता है। तो तेज अपने पापा के ऐसे बिहेवियर को देखकर तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। आगे थॉमस अपने बेटे का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है। तो तेज ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि आखिरकार उसके डैड को हो क्या गया है, वो इतना बदल कैसे गए हैं। इसलिए वो अपने डैड से पूछता है कि आप मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं जबकि आप तो मुझे मरता हुआ देखना चाहते थे। तो थॉमस कहता है तुम क्या बात कर रहे हो, कोई भी बाप अपने बेटे को मरता हुआ कैसे देख सकता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तो तेज कहता है अगर आप मुझे मारना नहीं चाहते थे तो फिर मुझ पर 2 बार हमला कैसे हुआ, और ये हमला तभी हुआ है जब मैं आपसे लड़ाई करके घर से बाहर गया हूँ। तो थॉमस कहता है भले ही मैं गुस्से में तुम्हें कुछ भी कह दूं लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं अपने बेटे की जान तो कभी भी नहीं ले सकता। तो तेज जब अपने पापा की ये बात सुनता है तो वो समझ जाता है कि इन सारे कारनामे में उसके पापा का कोई हाथ नहीं है। आगे पुलिस वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो तेज से उसका बयान लेते हैं ताकि वो उस किलर को ढूंढ सके। आगे थॉमस अपने बेटे को बताता है कि बाहर मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं जो तुम्हें मारने की कोशिश कर सकते हैं और मुझे बहुत सारे धमकी भरे मैसेज भी आए हैं, इसलिए तो मैं तुम्हें इन सब से दूर रखना चाहता था। तो फिर तेज कहता है जो भी हो डैड, लेकिन जब तक हमारे अंदर का आदमी उन लोगों को खबर नहीं दे रहा तब तक उन लोगों को मेरे लोकेशन के बारे में कैसे पता चल सकता है। कोई अंदर का ही आदमी है जो हमारी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। कुछ देर बाद राज भी तेज को देखने के लिए हॉस्पिटल आता है। तो तेज यहाँ पर राज को जब देखता है तो वो राज पर शक करने लगता है कि कहीं राज नहीं तो उस किलर को नहीं भेजा उसे मारने के लिए, क्योंकि उसके मरने के बाद सबसे ज्यादा फायदा उसे ही होगा, उसे ही सारी प्रॉपर्टी मिलेगी। तो राज जब ये बात सुनता है तो वो कहता है भले ही हम दोनों की नहीं बनती हो लेकिन मैं तुम्हें कभी भी नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो तेज कहता अगर ऐसी बात है तो फिर दिखाओ अपना फोन, मुझे तुम्हारे फोन के कॉल लॉग्स चेक करने हैं ताकि मैं ये चेक कर सकूं कि इन सब में तुम्हारा हाथ है या नहीं। तो राज कहता है तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं इन सारे कारनामों के पीछे होता तो मैं अपने फोन में सबूत छोड़ता। तो तेज कहता है वो होता या नहीं होता तुम अपना फोन चेक कराओ ना, फोन चेक कराने में इतना क्यों हिचकिचा रहे हो। तो थॉमस भी यहाँ पर राज को कहता है बेटा मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम कभी भी इतनी ओछी हरकत नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम्हारे भाई को डाउट है तो उसके डाउट को क्लियर कर दो ना ताकि ये मामला यहीं पर खत्म हो जाए। तो बेचारा राज जब अपने डैड के मुंह से ये बात सुनता है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और अपना फोन निकाल कर राज को दे देता है। तो राज उस फोन को चेक करता है पर उसे कुछ भी नहीं मिलता और राज गुस्से से वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ तेज मीका को सबक सिखाने के लिए अपने चंगू मंगू से उस फुटेज को निकालता है जहां पर मीका ने प्रिया के साथ मारपीट की होती है। वो मीका को सबक सिखाने के लिए उस वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट कर देता है। जब ये वीडियो मुकमनी के हाथ लगती है और उसे अपनी बेटी के इस कारनामे के बारे में पता चलता है तो उसे अपनी बेटी पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी बेटी से पूछती है तुमने ये सब किसके कहने पर किया, तुम्हें पता है इसे हैंडल करने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी। तो मीका जब उस वीडियो को देखती है तो वो अपनी मॉम के सामने इतराकर कहती मॉम आपको गलत फहमी हुई है, इस वीडियो में मैं नहीं हूँ। तो उसकी मॉम कहती है तुम मुझे
सिखाओगी क्या? मैं अपनी बेटी को नहीं जानती। तो मीका कहती है ठीक है मॉम, मैंने ही ये सब किया है तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई, आप भी तो ये सारे कारनामे करती ही है ना, तो मैंने कर लिया तो इसमें क्या हो गया। तो मुकमनी कहती है अगर मैं कोई भी कारनामा करती हूँ तो वहाँ पर अपना कोई भी सबूत नहीं छोड़ती, लेकिन तुमने जो ये कारनामा किया है वहाँ पर तुम सबूत छोड़कर आ गई हो। तुम्हें पता है इन सबको हैंडल करने में मुझे कितनी मेहनत लगी है। और यहाँ पर मुकमनी अपनी बेटी पर अपना गुस्सा निकालती है और उसे वार्निंग देती है कि अगर आइंदा से तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। आगे तेज प्रिया का इंतजार कर रहा होता है कि अभी तक वो उससे मिलने के लिए क्यों नहीं आई, कि तभी चंगू मंगू से बताते हैं कि प्रिया भी लाइव सेलिंग कर रही है इसलिए वो आपसे मिलने के लिए नहीं आई। तो तेज जब प्रिया की लाइव वीडियो देखता है तो वो उस पर ढेर सारे कमेंट करता है और उसे टीज करने का एक मौका भी नहीं छोड़ता। इधर प्रिया जब तेज के कमेंट्स को देखती है तो वो भी उसका पलट कर जवाब देती है और ये दोनों लाइव में एक दूसरे की जमकर टांग खींचते हैं। अगले दिन तेज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर वापस आ जाता है तो यहाँ पर थॉमस अपने बेटे का एक छोटे बच्चे की तरह ख्याल रखता है, उसे छोटी छोटी चीजों से बचाकर चलता है, यहाँ तक कि उसे सहारा भी देने की कोशिश करता है। तो तेज अपने पापा के ऐसे बिहेवियर को देखकर तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और अपने डैड को कहता है डैड मैं खुद से चल सकता हूँ, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो थॉमस कहता है मैंने ही तुम्हें चलना सिखाया है, अगर मैं अभी तुम्हें सहारा दे रहा हूँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है अगर तुम्हें नहीं पसंद तो मैं नहीं दूंगा। और थॉमस सैड होकर आगे चलने लगता है तो तेज जाकर अपने डैड का हाथ पकड़ लेता है क्योंकि उसे भी ये सब बहुत ही अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि उसके डैड लाइफ में पहली बार उसे इतना अटेंशन और इतना प्यार दे रहे होते हैं जो तेज को बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। दूसरी तरफ प्रिया तेज से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि तेज तो पहले ही डिस्चार्ज होकर वहाँ से जा चुका है। तो बेचारी अकेले ही दोनों कॉफी को पी रही होती है कि तभी उधर से राज की एंट्री होती है। तो प्रिया कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो राज कहता है जिस काम से तुम आई थी उसी काम से मैं भी यहाँ पर आया था, वैसे ये लो तुम्हारा फोन, जैसा मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें एक नया फोन दूंगा तो ये लो मैंने तुम्हारे लिए एक नया फोन खरीदा है। तो प्रिया जब उस फोन को देखती है तो वो कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो तेज कहता है मैंने तुमसे वादा किया है तो मैं अपने वादे से कैसे पीछे हट सकता हूँ। और यहाँ पर तेज प्रिया को वो फोन दे देता है। तो प्रिया कहती है मुझे ना तुमसे एक बात पूछनी है, क्या तुम उस सवाल का सच सच जवाब दो। तो राज कहता है पूछो तुम्हें क्या पूछना है। तो प्रिया कहती है क्या कहीं तुमने अपने भाई पर हमला तो नहीं करवाया ना। तो राज कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैंने ये काम नहीं किया। तो प्रिया जब ये बात सुनती है तो उसे राज की बातों पर यकीन हो जाता है क्योंकि राज यहाँ पर पूरे कॉन्फिडेंट के साथ बोलता है कि उसने ये सब नहीं किया। और प्रिया को भी राज की आंखों में दिखाई दे देता है कि राज ने इतनी गिरी हुई हरकत नहीं की है। आगे प्रिया राज को कहती है अगर तुम मेरी हेल्प करना ही चाहते हो तो इस फोन के बदले क्या तुम मेरे बॉस के ऊपर जो मुकमनी ने केस किया है क्या तुम मुकमनी से बात करके उस केस को हटवा सकते हो। तो राज कहता है मैं इस मामले में तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करूंगा लेकिन मैं ये फोन वापस नहीं लूंगा क्योंकि ये फोन मैंने तुम्हारे लिए लिया है इसलिए इसे तुम अपने पास ही रखोगी। और हाँ जितना हो सके मुकमनी से दूर रहना क्योंकि वो अच्छी इंसान नहीं है, अगर तुम उससे उलझी तो तुम बर्बाद हो जाओगी। इधर तेज बाहर ठंडी हवा खा रहा होता है कि तभी उधर से थॉमस आता है। तो यहाँ पर तेज अपने डैड से पूछता है कि डैड क्या आपने कभी भी मॉम से सच्चा प्यार किया था। तो थॉमस उसे बताता है कि मैंने लाइफ में बस एक ही लड़की से सच्चा प्यार किया था, वो तुम्हारी मॉम थी। तो तेज कहता है डैड अगर आप मेरी मॉम से इतना ही प्यार करते थे तो फिर उस वक्त कहाँ थे जब मेरी मॉम आखिरी सांस ले रही थी। तो थॉमस यहाँ पर तेज को पूरी बात बताता है तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हारी मॉम को बचाने की कोशिश नहीं की, मैंने पूरी कोशिश की तुम्हारी मॉम को बचाने की लेकिन मैं नहीं बचा पाया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे तुम्हारी मॉम के इलाज के, क्योंकि तुम्हारी मॉम को कैंसर था। मैं इतने साल तुम लोगों से दूर क्यों था ताकि मैं पैसे कमाकर तुम्हारी मॉम का इलाज करवा सकूं, लेकिन जब तक मेरे पास पैसे आए तब तक तुम्हारी मॉम इस दुनिया से जा चुकी थी। तुम कहते हो ना कि मैं पैसों के पीछे पागल हूँ, हाँ मैं पैसों के पीछे पागल हूँ क्योंकि अगर उस टाइम मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मॉम का बेहतर इलाज करवा पाता और शायद आज तुम्हारी मॉम कुछ साल और मेरे साथ रह पाती। तो तेज कहता है डैड आपको हमेशा लगता है ना कि पैसों से खुशियाँ खरीदी जाती है, पर ऐसा नहीं था डैड। तभी मॉम को आपके साथ की जरूरत थी लेकिन तभी आप उनके साथ नहीं थे। भले ही तभी आपके पास पैसा नहीं था पर आपके पास आपका परिवार था। अभी आपके पास पैसा है ना डैड, तो बताइए क्या आप खुश हैं, क्या मैं खुश हूँ? कोई खुश नहीं है इस परिवार में डैड। आपने पैसे कमाने के चक्कर में अपने परिवार को अपने आप से इतना दूर कर दिया है कि अब चाहकर भी उस खाई को नहीं भर सकते।
अगले दिन फेथ को जब पता चलता है कि उसका पूरा बिजनेस ठप हो गया है तो बेचारा पागलों की तरह रोने लगता है। तो यहाँ पर प्रिया फेथ का साथ देती है और कहती है कि भले ही अभी हम मुश्किल में हैं लेकिन हम लोग साथ मिलकर इस मुश्किल से बाहर निकलेंगे। कि तभी फेथ को एक क्लाइंट का कॉल आता है जो उसके साथ काम करना चाहता है। तो फेथ जैसे ये बात सुनता है तो वो खुशी से पगला जाता है और वो सीधा उस क्लाइंट से मिलने के लिए जाता है। आगे वो लोग उस क्लाइंट से मिलने के लिए जाते हैं तो वो क्लाइंट उन लोगों के सामने बहुत ही बहकी बहकी बातें कर रहा होता है, जैसे कोई उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा हो। और ये सारी चीजें प्रिया नोटिस कर लेती है तो वो इन सारी चीजों का पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिरकार यहाँ का माजरा क्या है। कि तभी उसे पता चलता है कि ये सारा कारनामा किसी और का नहीं बल्कि तेज का ही है। तेज ही उन लोगों को काम दे रहा है ताकि वो लोग पैसे कमा सके। आगे प्रिया तेज की इस चोरी को पकड़ लेती है तो तेज यहाँ पर डायरेक्टली उन लोगों को अपने साथ काम करने का ऑफर देता है और उन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेता है। तो फिर ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और प्रिया भी। आगे प्रिया तेज को कहती है तुम तो ऐसे भी पैसे दे सकते थे लेकिन तुम इस तरह काम करवा के पैसे क्यों दे रहे हो। तो तेज कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं फ्री में पैसे नहीं बांटता, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें काम करना ही होगा। तो प्रिया कहती है तुम्हारा ये आइडिया सच में काफी अच्छा है, थैंक यू हमारी हेल्प करने के लिए। वैसे तुमने आज हमारी इतनी हेल्प की है तो इसके बदले तुम्हारे लिए पार्टी तो बनती है ना, चलो आज मैं तुम्हें अपनी तरफ से पार्टी देती हूँ। आगे प्रिया और तेज साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं कि तभी तेज की नज़र प्रिया के फ़ोन पर पड़ती है। तो वो प्रिया से पूछता है कि तुमने नया फ़ोन ले लिया और मुझे बताया भी नहीं। तो प्रिया इस बात का कोई जवाब नहीं देती। तो तेज जब फ़ोन को अच्छे से देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये फ़ोन किसी और ने नहीं बल्कि राज ने दिया है। जैसे ये बात जानता है तो वो गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। तो प्रिया उसके पीछे जाती है और कहती है मुझे इस फ़ोन की ज़रूरत थी इसलिए मैंने ये फ़ोन लिया, इसमें बड़ी बात क्या हो गई। तो तेज कहता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा, वो इंसान तुम्हें खरीदने की कोशिश कर रहा है, आज उसने फ़ोन दिया कल वो कुछ और देगा और इसी तरह वो तुम्हें अपनी साइड कर लेगा। वो बस मुझे परेशान करने के लिए तुम्हारे साथ ये सब कर रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। और इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो ही रही होती है कि तभी उधर से एक गाड़ी प्रिया को ठोकने ही वाली होती है लेकिन सही टाइम पर तेज आ जाता है और प्रिया को बचा लेता है। लेकिन इस चक्कर में वो गाड़ी किसी और बंदे को ठोक देती है। तो तेज जैसे उस बंदे को देखता है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और उसे उस एक्सीडेंट को देखकर अपना एक्सीडेंट याद आने लगता है कि उसकी गाड़ी से भी एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ था, उसकी भी हालत ऐसी ही थी, जिसे देखकर वो पूरी तरह से सदमे में चला जाता है और वो कुछ भी नहीं बोल पाता। तो प्रिया जब तेज की ऐसी हालत देखती है तो वो तेज से पूछती है कि तेज क्या हुआ, तुम इस तरह रिएक्ट क्यों कर रहे हो। पर तेज उसे कुछ भी नहीं बताता। तो चंगू मंगू भी यहाँ पर प्रिया को कहते हैं कि तुम तेज की फिक्र मत करो, हम लोग इनका ख्याल रख लेंगे, तुम लोग घर जाओ। और चंगू मंगू तेज को वहाँ से लेकर चले जाते हैं और बेचारी प्रिया तेज की ऐसी हालत देखकर परेशान हो जाती है। आगे तेज घर में बैठकर उसी एक्सीडेंट के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि उस एक्सीडेंट के जिम्मेदार वो दोनों होते हैं लेकिन इसका इल्जाम एक निर्दोष इंसान ने लिया होता है उन दोनों को बचाने के लिए। तो तेज को उस इंसान के लिए भी बुरा लग रहा होता है और जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है उसके लिए भी। अगले दिन तेज दारिन को लेकर उसी बंदे के घर जाता है जिसकी एक्सीडेंट में मौत हुई होती है। तो यहाँ पर तेज उस बंदे के सामने माफी मांगता है और दारिन को भी माफी मांगने को कहता है, पर दारिन माफी मांगने से इनकार कर देती है। उल्टा ये भी कहती है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, ये सब कि उसने कुछ भी नहीं किया है, और वो ये कहकर वहाँ से भाग जाती है। पर तेज वहाँ से नहीं भागता बल्कि वो उस बंदे से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से उस घर का चिराग बुझ गया होता है। तो उसके पेरेंट्स उस पर बहुत ही गुस्सा करते हैं और कहते हैं तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मर गया, वो एक डॉक्टर बनना चाहता था, तुमने मेरे बच्चे की उम्मीद हमसे हमारा बेटा छीन लिया, मैं तुम्हें उसके लिए कभी भी माफ नहीं करूंगी। और यहाँ पर उस लड़के का बाप तेज पर इतना गुस्सा रहता है कि वो उसे जान से भी मारने की कोशिश करता है लेकिन वो चाहकर भी तेज पर गाड़ी नहीं चला पाता क्योंकि उसे पता होता है कि तेज को मारने से भी अब उसका बेटा वापस नहीं आने वाला। इधर दारिन रोते रोते बाहर बैठ जाती है और कहने लगती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। कि तभी वहाँ पर रोनी आता है और वो दारिन को वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे दारिन बीच पर जाकर खूब रोती है और कहती है कि आखिरकार ये लोग मुझसे चाहते क्या है, ये लोग मुझे इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं है। और वो ये कहकर फूट फूट कर रोने लगती है। इधर रोनी को दारिन के लिए काफी बुरा लग रहा होता है क्योंकि कहीं ना कहीं रोनी के दिल में दारिन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता है।
दूसरी तरफ प्रिया तेज को कॉल कर रही होती है कि तभी वो तेज को अपने घर के बाहर देखती है तो वो उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या बात है, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए थे और रो क्यों रहे थे। तो तेज यहाँ पर उसे अपने एक्सीडेंट की सारी बात बताता है जो 3 साल पहले उससे और दारिन से हुई होती है। तो प्रिया जब ये बात सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो तेज को संभालती है। तो तेज यहाँ पर प्रिया को बताता है कि मैं बचपन से ही खुराफाती था, मैं वो सारी हरकतें करता था जिससे मैं अपने डैड का अटेंशन पा सकूं, लेकिन मेरे डैड हमेशा मुझसे दूर रहते थे और मुझे भी अपने आप से दूर रखते थे। लेकिन मैं भी बहुत ही जिद्दी था, मैं भी वो सारे कारनामे करता था जिससे मेरे डैड को मेरे पास आना ही पड़े और मेरी यही नादानियाँ कब मेरी आदत बन गई मुझे पता ही नहीं चला और इस चक्कर में एक इंसान की जान चली गई। तो प्रिया कहती है जो होना था सो हो गया, अब भगवान ने तुम्हें दूसरा चांस दिया है, इसलिए इस मौके का फायदा उठाओ और अपनी लाइफ में वो सारी चीजें करो जिससे तुम दूसरों का भला कर सको, शायद यही करके तुम्हें सुकून मिले और तुम्हारा जीना आसान हो। दूसरी तरफ दारिन घर वापस आती है तो यहाँ पर राज दारिन से पूछता है कि कहाँ गई थी। तो दारिन यहाँ पर उसे कोई जवाब नहीं देती। तो राज कहता है दारिन कुछ भी करने से पहले याद रखना कि तुम मेरे डैड की वाइफ हो, अगर तुमने बाहर कोई भी कारनामा किया तो इसका असर सीधा डैड के रेपुटेशन पर पड़ेगा जो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो दारिन कहती है तुम सारे लोग एक जैसे ही हो ना, तुम लोगों को अपनी इज्जत बहुत ही प्यारी है ना। और यहाँ पर दारिन राज को जबरदस्ती किस कर लेती है तो राज ये देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो दारिन को कहता है दारिन तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम ये क्या कर रही हो। तो दारिन कहती है सच कह रहे हो, मेरा दिमाग खराब हो गया, तुम लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, तुम लोगों ने मुझे इतना टॉर्चर किया है कि मैं अब पूरी तरह से टूट गई हूँ। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मैं यहाँ से भागूंगी नहीं बल्कि तुम लोगों को वो सारे दुख दर्द दूंगी जिससे मैं गुजर रही हूँ। तुम लोगों को अगर मैंने सूद समेत वो सारी चीजें वापस नहीं लौटाई तो मेरा नाम दारिन नहीं। और दारिन ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो राज यहाँ पर रोनी से पूछता है कि इसे क्या हुआ, ये इतनी भड़की हुई क्यों है। तो रोनी उसे बताता है कि तेज आज इसे उसी एक्सीडेंट वाले बंदे के घर लेकर गया था, वहीं से आने के बाद इसका दिमाग पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। अगले दिन राज थॉमस को तेज की इस करतूत के बारे में बता देता है। तो थॉमस अपने बेटे से पूछता है कि आखिरकार तुम्हें उस घर में जाने की क्या जरूरत थी, जब मैंने उस केस को 3 साल पहले ही रफा दफा कर दिया था, तो फिर तुम्हें उन लोगों के सामने जाने की क्या जरूरत थी। तो राज कहता है जो भी हो डैड, हमारी वजह से उनके घर का बेटा चला गया, भले ही मुझे उस किए की सजा नहीं मिल रही लेकिन मैंने वो गलती की तो है, इसलिए मैं उन लोगों से माफी मांगने गया था ताकि मैं अपना गिल्ट थोड़ा कम कर सकूं। तो थॉमस कहता है तुम इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हो, अगर उन लोगों ने तुम पर केस कर दिया तो फिर मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगा। तो तेज कहता है डैड आप उसकी फिक्र मत कीजिए, वो लोग कुछ भी नहीं करेंगे। तो थॉमस कहता है ठीक है वो लोग कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये क्या है, तुमने बिना मुझसे पूछे एक मैनेजमेंट कंपनी को काम पर रख लिया बस उस लड़की की वजह से। क्या हम कोई चैरिटी चला रहे हैं जहाँ पर हम लोगों का पेट भरे। तो तेज कहता है लगता है इसने आपके पास जाकर चुगली कर ही दी। डैड वो लोग बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत ही अच्छा काम करते हैं, मैंने उनके काम को देखकर उन्हें हायर किया है। तो थॉमस कहता है तुम्हें काम का ए भी आता है जो तुम काम की बात कर रहे हो, कभी ऑफिस आकर देखो कि कितना काम होता है, जब काम का कुछ पता नहीं तो तुम इतना बड़ा फैसला अकेले कैसे कर सकते। तो तेज कहता है ठीक है अगर ऐसी बात है डैड तो मैं आपके साथ काम पर जाने के लिए तैयार हूँ। तो थॉमस जैसे ये बात सुनता है कि तेज काम करने के लिए तैयार है, ये बात जानकर तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और राज भी, क्योंकि राज को पता होता है कि तेज ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है ताकि वो उन लोगों को तंग कर सके। आगे तेज हीरो बनकर ऑफिस जाता है जहाँ पर एक बोर्ड मीटिंग हो रही होती है। तो तेज इस बोर्ड मीटिंग में नए नए धमाके करता है और अपने डैड और अपने भाई को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ता। तो मुकमनी तेज की ये सारी बातें सुनकर उसका मजाक उड़ाने लगती है। तो तेज भी कुछ कम नहीं होता, वो भी मुकमनी को पलटकर जवाब देता है, बल्कि पूरे बोर्ड मेंबर के सामने उसकी इंसल्ट भी करता है। तो मीका को ये सब देखकर गुस्सा आ जाता है क्योंकि तेज उसकी मॉम की इंसल्ट कर रहा होता है, इसलिए वो बीच बोर्ड मेंबर के सामने ही तेज पर भड़कने लगती है। लेकिन तभी मुकमनी अपनी बेटी को शांत कर देती है क्योंकि वो सारे बोर्ड मेंबर के सामने कोई तमाशा नहीं चाहती जिससे उसके इमेज पर कोई बात आए। आगे थॉमस अपने बेटे की इस करतूत को देखकर पूरी तरह से पगला जाता है और अपने बेटे को कहता है तुम जानबूझकर यहाँ पर आए थे ना ताकि तुम मुझे इस तरह एम्बैरेस कर सको, आखिरकार कब तुम मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी करना बंद करोगे। तो तेज कहता है डैड मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो बस वही कहा जो सच था। आप नीचे लोगों को देखिए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इस कंपनी ने उनके साथ धोखा किया है। कभी आपने उनके बारे में सोचा है कि वो अपनी लाइफ कैसे जी रहे होंगे, क्या पता उनमें से ही कोई आपसे बदला लेने के लिए मुझे मारने की कोशिश कर रहा हो। तो
तो थॉमस कहता है बेकार की बातें करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे ताकि तुम मुझे और परेशान कर सको, इसलिए अब ऑफिस से जाओ, तुम्हें ऑफिस में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो तेज जैसे ये बात सुनता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है और अपने डैड को कहता है डैड आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, वैसे भी मैं शुरुआत से वही करता हूँ जो आप कहते हैं। आप मुझे ऑफिस से जाने कह रहे हैं तो मैं ऑफिस से जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले डैड मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप खुश हैं इतना सारा पैसा कमा के? आपको भी पता होगा कि दूसरों की खुशियों से कमाया गया पैसा कभी आपको खुशी नहीं देता, इसलिए ये बात जरूर अपने दिल से पूछिएगा कि क्या ये सब करके आप खुश हैं। और तेज ये कहकर वहाँ से चला जाता है और बेचारा थॉमस भी तेज की ये सारी बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार तेज को ये सारी बातें सिखा कौन रहा है। तो उसे लगता है कि तेज उस गरीब लड़की प्रिया की वजह से फिर से बहक रहा है, इसलिए अब उसे प्रिया से भी दूर करना होगा। इसलिए वो प्रिया के साथ एक मीटिंग फिक्स करता है ताकि वो प्रिया को उसकी औकात दिखा सके। दूसरी तरफ मीका अपनी मॉम को कह रही होती है कि मॉम उस तेज की हिम्मत कैसे हुई आपके साथ बदतमीजी करने की, आपको उसे सबक सिखाना होगा, मैं उसे इस तरह नहीं छोड़ सकती। तो इस बात पर मुकमनी भड़क पड़ती है और कहती है तुम्हें तेज के साथ कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही बोर्ड मेंबर्स उसे पसंद नहीं करते, वो चाहकर भी इस कंपनी को अपना नहीं बना सकता, भले ही उसके पास ढेर सारे शेयर हो, लेकिन इस कंपनी में शेयर के साथ काबिलियत की भी जरूरत है जो उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए तुम्हें ऐसी वैसी हरकत करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मुझे तुम्हारे किसी भी कारनामे के बारे में पता चला उसके बाद मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी तुम सोच भी नहीं सकती। तो बेचारी मीका अपनी मॉम की बातें सुनकर डर जाती है और उसके बाद वो अपने घर जाने लगती है कि तभी रास्ते में वो तेज से टकरा जाती है। तो तेज जैसे ही मीका को देखता है उसे देखते ही वो उसे चिढ़ाने लगता है और उसके साथ बहुत ही फिजूल सी बातें करने लगता है और उसकी खूब इंसल्ट भी करता है। तो मीका को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से में तेज के सामने अपने सारे जुर्म कबूल कर लेती है, ये भी कबूल कर लेती है कि उसने प्रिया के साथ मारपीट की है और अगर वो चाहे तो वो प्रिया को जान से भी मार डालेगी। तो तेज ये सारी बातें सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और हंसते हंसते फिर से उसका मजाक उड़ाने लगता है। तो इस बात पर मीका को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो सैंडल उतार कर तेज को मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर राज आ जाता है और वो मीका को ये करने से रोक लेता है और तेज वहाँ से चला जाता है। आगे राज मीका का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है और कहता है तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी आदत ही है लोगों को इस तरह चिढ़ाने की। और राज मीका को मनाकर उसके घर छोड़ने के लिए चला जाता है। इधर तेज के चंगू मंगू ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि बाद में वो मीका को ब्लैकमेल कर सके अगर उसने प्रिया के साथ कुछ भी किया तो। दूसरी तरफ थॉमस प्रिया को मिलने के लिए बुलाता है और उसे डायरेक्टली पूछता है कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ने का तुम कितना कीमत लोगी। तो प्रिया जैसे ये बात सुनती है तो वो खुश हो जाती है और खुशी खुशी कहती है मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी कि कोई अमीर आदमी मेरे मुंह पर मुंह मांगी कीमत मारे और मैं अमीर बन जाऊं, और आपने आज मुझे ये ऑफर देकर तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। तो थॉमस जब प्रिया की ये सारी बातें सुनता है वो तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और कहता है अपनी बकवास बंद करो और कीमत बताओ। दूसरी तरफ तेज को जब पता चलता है कि उसके डैड ने प्रिया को मिलने के लिए बुलाया है ताकि वो उसकी दोस्ती की कीमत लगा सके, ये बात सुनकर तेज को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने मंगू को कहता है कि जल्दी से प्रिया को वहाँ से बाहर निकालो। तो उसका मंगू कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता सर, मैं बॉस के हुक्म को नहीं टाल सकता, लेकिन मैं वहाँ की सारी बातें आपको सुनवा सकता हूँ। और चंगू ये कहकर रूम में चला जाता है और वहाँ से तेज को सारी बातें सुनाता है। तो तेज जब प्रिया के मुंह से सुनता है कि प्रिया सच में उसकी दोस्ती का सौदा कर रही है, ये जानकर तेज को बहुत ही बुरा लगता है कि प्रिया उसकी दोस्ती का सौदा कैसे कर सकती है और वो बिना पूरी बात सुने कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ थॉमस प्रिया को कहता है इस तरह के मजाक मेरे सामने तो बिल्कुल भी मत करो, सीधा सीधा बताओ कि तुम कितने पैसे लोगी। तो प्रिया कहती है मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूंगी, बल्कि मैं आपसे बस 3 सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आपने इन तीनों सवाल का जवाब ठीक ठीक दे दिया तो मैं खुद तेज की लाइफ से चली जाऊंगी, लेकिन अगर आपने इन तीनों सवाल का जवाब ठीक ठीक नहीं दिया तो मैं तेज से अपनी दोस्ती कभी भी नहीं तोड़ूंगी। और यहाँ पर प्रिया थॉमस से 3 सवाल पूछती है। पहला तो वो ये पूछती है कि तेज को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, दूसरा क्या तेज सोते हुए खराटे लेता है, और तीसरा तेज का ड्रीम क्या है। तो दारिन यहाँ पर उन सारे सवालों का जवाब देती है, लेकिन वो सारे सवाल गलत होते हैं। तेज को इतना डेट करने के बाद भी दारिन को तेज के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। इधर थॉमस 2 सवाल का जवाब नहीं देता, पर वो आखिरी सवाल का जवाब देता है कि तेज को बचपन से ही एक फुटबॉलर बनना था। तो प्रिया कहती है मैंने आप लोगों से तीनों सवाल पूछे पर आप लोगों ने उन सवालों का जवाब ठीक ठीक नहीं दिया, इसलिए अब मैं तेज से दोस्ती नहीं तोड़ूंगी। थैंक यू सो मच मुझे ये ऑफर देने के लिए, पर मुझे नहीं चाहिए।
वैसे पता है मिस्टर थॉमस, मैं आपको बहुत ही मानती हूँ, आप मेरे आइडियल हैं, इसलिए मैं भी आप ही की तरह अमीर बनना चाहती हूँ। अगर एक दिन भगवान की दुआ से मैं अमीर बनी तो मैं अपने बच्चों को वो परवरिश बिल्कुल भी नहीं दूंगी जैसी परवरिश आपने अपने बच्चों को दी है। और प्रिया ये कहकर वहाँ से चली जाती है और बेचारा थॉमस देखता ही रह जाता है। आगे थॉमस घर जाता है और अपने आप में सोचता है कि उसे अपने बेटे के बारे में तो कुछ भी नहीं पता, और बेचारा यही सब सोच कर टेंशन ले रहा होता है कि तभी उधर से दारी ना आती है और उसे टॉन्ट मारती है कि तुम प्रिया को कभी भी नहीं खरीद पाओगे। प्रिया बहुत ही खुददार लड़की है और तुम्हारे पैसे कभी भी उसे नहीं खरीद पाएंगे। तो थॉमस कहता है वो तो तुम भी थी, लेकिन तुम भी पैसों की खातिर बिकी ना, तो वो भी एक ना एक दिन जरूर बिकेगी, क्योंकि तेज की लाइफ में जो भी लड़की आती है वो बस उसके पैसों के लिए आती है, ना कि उससे प्यार करती है जिस तरह तुमने किया। और यहाँ पर थॉमस उल्टा दारिन की इंसल्ट कर देता है और उसे जाने को कहता है, तो दारिन भी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। आगे प्रिया तेज से मिलने के लिए जाती है तो यहाँ पर तेज प्रिया पर गुस्सा करता है और कहता है मैंने तुम पर इतना भरोसा किया था, लेकिन तुमने मेरे बाप के पास जाकर हमारी दोस्ती बेच दी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो प्रिया कहती है तुम हमारी बातें सुन रहे थे। तो तेज कहता हाँ मैं सुन रहा था, और मैंने ये भी सुना कि तुमने हमारी दोस्ती का सौदा किस तरह किया। तो प्रिया कहती है जब तुम सारी बातें सुन ही रहे थे तो तुम्हें पूरी बात सुननी चाहिए थी, तब तुम्हें पता चल जाता कि मैंने वहाँ पर क्या किया। तो तेज कहता है तुम्हारे कहने का मतलब। तो प्रिया कहती है मैं इतनी भी लालची नहीं हूँ जो अपनी दोस्ती का सौदा कर दूं। हाँ मैं एक नंबर की लालची हूँ, बिकाऊ लड़की हूँ, अगर कोई मुझे अच्छे पैसे देगा तो मैं जरूर उनकी साइड हो जाऊंगी, लेकिन मैं उन लोगों के साथ ये सारे सौदे करती हूँ जो सिंसियर होता है, और तुम्हारे डैड मुझे किसी भी कीमत पर नहीं खरीद सकते। तो तेज जैसे ये बात सुनता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। आगे सारे लोग मिलकर पार्टी करते हैं, जहाँ पर तेज अपने मंगू की क्लास लगाता है कि उसने उसे पूरी बात क्यों नहीं बताई कि प्रिया ने उसकी दोस्ती का सौदा नहीं किया। तो मंगू कहता है आपने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं तो मैं आपको क्या बताता। आगे जब सारे लोगों को पता चलता है कि तेज के डैड ने प्रिया को खरीदने की कोशिश की है, ये बात जानकर तो वो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो प्रिया को कहते हैं कि तुम्हें ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए था, तुम्हें पता है तुम्हारी दोस्ती के बदले तुम्हें कितने सारे पैसे मिलने वाले थे। और यहाँ पर वो लोग प्रिया और तेज को खूब टीज करने लगते हैं। आगे तेज प्रिया को वही मीका का कन्फेशन वीडियो दिखाता है और कहता है अगर मीका ने तुम्हें फ्यूचर में परेशान करने की कोशिश की तो तुम मुझे बताना, मैं उसे इस वीडियो के जरिए इस तरह बर्बाद कर दूंगा कि वो दोबारा तुम्हें परेशान करने के बारे में सोचेगी भी नहीं। तो प्रिया जब ये सारी चीजें देखती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और वो तेज को प्यार वाली नजरों से देखने लगती है और तेज भी, और यहीं से इन दोनों के बीच प्यार के फूल खिलने लगते हैं। दूसरी तरफ वो किलर पूरे सोशल मीडिया में थॉमस के खिलाफ पूरी तरह से जहर भर देता है और उन सारे वर्कर्स के दिमाग में ये डाल देता है कि थॉमस ने ही उन लोगों के पैसे लूटे हैं, जिस वजह से कल वो सारे वर्कर्स थॉमस पर अपना सारा गुस्सा निकालते हैं और उसे बीच रास्ते में ही रोककर उसे मारने की कोशिश करते हैं। तो तेज जब अपने डैड की हालत इस तरह देखता है तो वो उन सारे वर्कर्स को शांत करता है और उन सारे वर्कर्स को कहता है कि अगर आपके साथ धोखा हुआ है तो हम इसे आराम से बैठकर सुलझाएंगे और किसी के साथ भी कोई भी अन्याय होने नहीं देंगे। अगर आप लोगों के साथ अन्याय हुआ है तो उसका हर्जाना हमारी कंपनी भरेगी और आप लोगों को आपके हक की कीमत वापस मिलेगी, लेकिन ये सब कुछ लॉ के हिसाब से होगा। अगर हमारी कंपनी कसूरवार है तो हमारी कंपनी आपको हर्जाना जरूर भरेगी, लेकिन उसके लिए आप लोगों को शांत होना होगा। तो वो सारे वर्कर्स तेज की ये बात सुनकर शांत हो जाते हैं और वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। आगे पूरे बोर्ड मेंबर की मीटिंग बिठाई जाती है, जहाँ पर मुकमनी तेज पर बहुत ही भड़कती है कि वो इस तरह बोर्ड मेंबर से बिना पूछे उन लोगों को हर्जाना देने की बात कैसे कर सकता है, और इस बात पर राज भी तेज पर भड़कने लगता है। तो तेज कहता है आपको नहीं पता कि वहाँ की सिचुएशन क्या थी, वो लोग मेरे डैड को मारने की कोशिश कर रहे थे, तो आप लोग क्या चाहते थे कि मैं अपने डैड को इसी तरह मरते हुए देखता। और वैसे भी उन लोगों का कहना गलत नहीं है, हम लोगों ने उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब उन लोगों के पास खाने तक के भी पैसे नहीं है, तो उनका हर्जाना कौन भरेगा, हमारी कंपनी ही ना। तो मुकमनी कहती है हमारी कंपनी ने उन लोगों का ठेका लेकर नहीं रखा जो पानी की तरह उन लोगों के ऊपर पैसे बरसाती रहे। और इसी बात को लेकर यहाँ पर बहस हो ही रही होती है कि तभी उधर से चंगू मंगू की एंट्री होती है और वो लोग सारे बोर्ड मेंबर को बताते हैं कि तेज के इस कन्फेशन की वजह से हमें बहुत ही फायदा हो रहा है, हमारे स्टॉक प्राइस बढ़ रहे हैं। तो वो लोग जैसे ये देखते हैं तो वो लोग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं और सारे बोर्ड मेंबर्स भी यहाँ पर तेज को कुछ भी नहीं कह पाते और ये मीटिंग यहीं पर खत्म हो जाती है। आगे थॉमस तेज के इस कारनामे की वजह से काफी टेंशन में रहता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे और क्या नहीं, कि तभी उधर से राज आता है और अपने डैड को कहता है कि अगर तेज यही सारी
हरकतें करता रहा तो हमारा बिजनेस पूरी तरह से ठप हो जाएगा। क्या आप एक ऐसे इंसान के हवाले हमारी पूरी कंपनी करना चाहते हैं जो बिजनेस को डुबाने के कगार पर लगा हुआ है? तो थॉमस को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो राज पर ही भड़क पड़ता है और कहता है, तो तुम क्या चाहते हो कि ये कंपनी में तुम्हारे हवाले कर दूं? तुम्हें चेयरमैन बनना है इस कंपनी का तो बन जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या दो भाई मिलकर एक कंपनी को नहीं चला सकते? तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है तेज के साथ इस कंपनी को चलाने में? तो राज जब अपने पापा के मुंह से ये सारी बातें सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और अपने डैड को कहता है, डैड मैंने कभी भी इस कंपनी को आपसे या तेज से छीनने की कोशिश नहीं की, मैं बस इस कंपनी की भलाई चाहता हूँ, लेकिन आप हमेशा मुझे गलत समझते हैं क्योंकि मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ ना। और राज ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे राज काफी सैड रहता है कि तभी प्रिया उससे मिलने के लिए आती है ताकि वो अपने फोन का इंस्टॉलमेंट उसे दे सके, क्योंकि राज ने उसे कहा था कि वो इस फोन को वापस नहीं लेगा क्योंकि उसने ये फोन उसके लिए खरीदा था। तो प्रिया ने भी कहा था, ठीक है मैं इस फोन को ले लूंगी, लेकिन मैं इस फोन के सारे पैसे तुम्हें चुकाऊंगी, वो भी इंस्टॉलमेंट में। तो राज कहता है, ठीक है लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम मुझे इस फोन के पैसे देना चाहती हो तो तुम मुझे मिलकर वो सारे पैसे चुकाओगी, चाहे वो कैश हो या ऑनलाइन पेमेंट। तो प्रिया यहाँ पर राज से पूछती है कि तुम मुझसे मिलने के लिए इतने बेताब हो कि तुम्हें ये सारे बहाने बनाने पड़ रहे मुझसे मिलने के लिए? तो राज कहता है, जब भी मेरा बुरा वक्त चलता है तुम हमेशा मेरे साथ रहती हो मुझे सपोर्ट करने के लिए। आज भी मेरे डैड से मेरी लड़ाई हो गई और देखो तुम मेरे साथ हो मुझे सहारा देने के लिए। तुम्हें पता है मैं उनका रियल बेटा नहीं हूँ क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे उनके पास बेचा था, लेकिन मैं उन्हें अपने रियल डैड से भी बढ़कर मानता हूँ क्योंकि वो बहुत ही अच्छे हैं। तुम्हें पता है मैंने कभी भी अपने रियल डैड को नहीं देखा क्योंकि मेरे पैदा होने से पहले ही वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। जब मैं 12 साल का था तब मैं इनसे मिला था और तब मैं मन ही मन में सोचता था कि काश मेरे डैड भी इसी तरह होते। और मेरी किस्मत तो देखो, मेरी मॉम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ने वाली थी, लेकिन जब ये बात मेरे डैड को पता चली तब उन्होंने मुझे मेरी मॉम से बचाया और मुझे अपने पास रखा, प्यार दिया। वैसे तुम्हें मेरी ये स्टोरी सुनकर मुझ पर दया आ रही होगी ना? तो प्रिया कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुम पर दया नहीं आ रही, बल्कि तुम्हें तो एक अच्छी लाइफ जीनी पड़ी, मेरे डैड की तरह नहीं जो मुझे छोड़कर चले गए और ऊपर से मेरे ऊपर ढेर सारा कर्जा भी छोड़ दिया। और यहाँ पर प्रिया राज को समझाती है कि सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए अपनी प्रॉब्लम को इतनी भी बड़ी मत बनाओ कि तुम उसे सॉल्व ही ना कर सको।